बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक घटिया कैंपेन दोबारा शुरू की गई है शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के ख़िलाफ़। जिस दिन मैंने अपना पहला प्रोग्राम किया था ना टीवी चैनल पे, तो वो प्रोग्राम मैंने शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के बारे में किया था। ये बात 10 साल से भी पुरानी है। और वो प्रोग्राम मैंने शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के बारे में इसलिए किया था कि उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून शौकत खानम अस्पताल के ख़िलाफ़ एक बड़ी घटिया और गंदी कैंपेन चला रही थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आने वाले वक्त में इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत बनने जा रहे हैं, तो इस आदमी को कंट्रोवर्शियल करो। तो तब भी फजलुर रहमान ने और ज़्यादातर नून लीग ने ये घटिया और गंदी कैंपेन चलाई थी। और उस वक्त मैंने जाकर उस अस्पताल को जब देखा पहली दफ़ा ज़िंदगी में, मुझे मौका मिला, उससे पहले हम सुनते रहे हैं, तो मैंने मरीज़ों से बात की, उनके लवाकिन से मेरी बातचीत हुई, और वो जो लोग बाहर से इलाज करवाने के लिए आते हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, उन लोगों से मैं मिला, तो वो लोग झोलियाँ उठा उठा कर दुआएँ दे रहे थे। और फिर मैंने उन लोगों की दुआएं कबूल होती हुई भी देखी हैं। यानी इमरान खान साहब का अगर कोई सबसे बड़ा कारनामा कहा जाए तो कैंसर का जिसको मर्ज़ हो जाता था ना, तो उसके बारे में ये सोच लिया जाता था कि अब इसकी ज़िंदगी नहीं बचेगी। और इमरान खान साहब ने अपनी वालदा के नाम के ऊपर एक बेड़ा उठाया, पाकिस्तानियों ने उनकी मदद की और उन्होंने एक शानदार अस्पताल बनाया। पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ करती है, लेकिन नून लीग हर थोड़े अरसे के बाद उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाती है। इस मरतबा PDM की जमातें भी शामिल हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ जो कैंपेन चलाई गई उस पर बाद में आते हैं, लेकिन पहले ये आप देख लीजिए, ये लगातार मैं, मेरी टीम, हम सब जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं, थैंक्स शौकत खानम लिख कर, और फिर 20 रुपये डोनेट हो जाते हैं एक मैसेज के बाद। तो हम लगातार करते चले जा रहे हैं, आप लोग भी ये करते जाएं और इतनी डोनेशन दें शौकत खानम को कि इससे अच्छा कोई और जवाब हो नहीं सकता, इससे तगड़ा कोई और जवाब हो नहीं सकता। और यही सबसे बेहतर जवाब है कि जितना इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए उतनी ज़्यादा डोनेशंस दें, ताकि कराची वाला अस्पताल भी जल्दी मुकम्मल हो, बाकी जगहों पे भी अस्पताल जो इमरान खान साहब ने बनाने, और गरीबों का ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त इलाज हो सके। अब ये मामला है क्या? इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था 2016 में, और 2016 का जो ट्वीट था उसमें इमरान खान साहब ने बताया, फॉर एवरीवन्स इंफॉर्मेशन, कि सबकी मालूमात के लिए मैं बता दूँ कि 3 मिलियन या 30 लाख डॉलर शौकत खानम मेमोरियल इंडोमेंट फंड, इसके जो पैसे थे वो दैट वाज इन्वेस्टेड अब्रॉड वाज रिसीव्ड बैक बाय शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट इन फुल इन जुलाई 2015। 2015 में ये सारे पैसे वापस आ गए थे जो इन्वेस्ट किए गए थे शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल की जानिब से, और ये 3 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए गए थे। अब बात यह है कि दुनिया भर की जो फलाही तंजीमें होती हैं, उनके पास जब भी सरप्लस फंड्स आते हैं, मिसाल के तौर पे उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में उनको फंडिंग चाहिए, उन्होंने फ़ंड्स इकट्ठे कर लिए, फ़ंड्स इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा है, और वो फ़ंड बतदरीज कई महीनों में जाकर खर्च होने हैं, तो उन फंड्स को बजाय बैंक में रखने के वो इन्वेस्ट भी कर देते हैं, और उनसे जो मुनाफा आता है वो उस इदारे का होता है, किसी शख्सियत का नहीं होता। और इस इन्वेस्टमेंट का फ़ैसला हमेशा बोर्ड करता है, कोई इंडिविजुअल या अकेला आदमी नहीं करता। बहुत सारे इदारे ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बेशुमार इदारे हैं, पाकिस्तान से बाहर बेशुमार इदारे हैं। ये मुझे भी अदर सिद्दीक साहब ने बताया कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ंड बनाया था जिसमें इकट्ठा किया जा रहा था फ़ंड इसलिए कि डैम बनाना है, तो जो डैम फंड बनाया गया था उसके अंदर जो पैसे आए थे वो भी इन्वेस्ट कर दिए गए थे, और उसके ऊपर बेशुमार मुनाफा जो है वो अभी तक मिल चुका है। बहुत ठीक ठाक पैसे जो है मुनाफा आ चुका है उस पर। तो ये पैसा बैंकों में रखने के बजाय इन्वेस्ट किया जाता है नॉर्मली, पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस होती है, लेकिन इमरान खान साहब ने बताया कि वो पैसा वापस आ गया था। अब ये खबर है सन 2016 की, जब इमरान खान साहब ने दी थी, और कल इमरान खान साहब से ये वकील ने सवाल पूछा और उन्होंने वही जवाब दे दिया। लेकिन जब उसने जवाब दिया तो उसके बाद जंग अखबार ने क्या किया, ज़रा ये देखें, लंदन वाला एडिशन छोड़ के बाकी तमाम एडिशन्स के अंदर मुबैना तौर पे ये देखें ये क्या छाप दिया उन्होंने। फ्रंट पेज के ऊपर मेन हेडलाइन छापी कि इमरान खान ने अपना एक एतराफ़ जुर्म कर लिया जा सके। यानी ये वो चीज़ है जो पहले से लोग जानते थे, लोगों को इस खबर के बारे में पहले से पता था, कई मरतबा ये खबर छप चुकी है। यानी ये तो ऐसे है कि जैसे नवाज शरीफ साहब अचानक ये कह दें कि मैं लंदन में मौजूद हूँ, यानी मैं बरतानिया में हूँ इस वक्त, तो इसको मेन हेडलाइन बना के अखबार में छाप दिया जाए। ये तो इस तरह की चीज़ है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अब यानी पहले भी ये बता चुके हैं, सिर्फ उनकी मुखालफत में, यानी इमरान खान को कोई तोड़ इनको मिल नहीं रहा उस आदमी का। तोशाखाना के अंदर गए, वहाँ नाकामी हो गई, अदालत ने कहा सारा रिकॉर्ड लेकर आओ, भाग गए।
फिर ये फंडिंग के अंदर गए, अदालत ने कहा सारा रिकॉर्ड लेकर आओ, फिर भाग गए। फिर उसके बाद ऑडियोज़ का धंधा किया, वीडियोज़ का धंधा किया, हर चीज़ करके देख ली, मुकदमा दर्ज करवा दिए, दहशतगर्दी के मुकदमे करवा दिए, तौहीन, पता नहीं क्या कुछ इस मुल्क के अंदर किया गया और किस किस्म के घटिया इल्ज़ामात तक लगाए गए। लेकिन इसके किताब तक लिखवा दी गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब जो है वो 4 मरतबा पुराना एक केस जो पहले ही अदालत साइड पे रख चुकी है, मुबैना बेटी वाला, वो उठा कर ले आए और अब शौकत खानम के ऊपर दोबारा अटैक किया गया है। लेकिन शौकत खानम के ऊपर अटैक इस दफ़ा बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि लोग बड़े गुस्से में और लोग धड़ाधड़ जो है वो इसके अंदर पैसा जमा करवा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि रिकॉर्ड पैसा एक दिन के अंदर जमा हो जाएगा शौकत खानम में। इस दफ़ा कंपेन इनको भारी पड़ जाएगी। मैं तो लिख रहा हूँ कि थैंक्स शौकत खानम, और फिर मैं उसको भिजवा देता हूँ मैसेज। मेरी टीम भी यही कर रही है, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ मैसेजेस लिख कर भिजवा रहे हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की वापसी के हवाले से कुछ खबरें हैं, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने एक अजीबोगरीब मुतालबा कर दिया है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने फरमाया कि नवाज शरीफ से माफ़ी मांग कर उन्हें वापस लाना होगा। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब, आप माफ़ी कर दें पाकिस्तान को, बड़ी मेहरबानी है आपकी। हाथ जोड़ के ही मियाँ साहब से माफ़ी मांग लेना चाहिए पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान का हाल उन्होंने कर दिया है। यानी जब दिल करता है पॉलिश उठा के बूट पॉलिश शुरू कर देते हैं, और जब दिल करता है वापस जो है वो इनकलाबी बन जाते हैं। यानी इनके मूड के ऊपर और इनकी पसंद और नापसंद के ऊपर ये डिपेंड करता है कि इस मुल्क के अंदर इनकलाब आना है या बूट पॉलिश होने। यानी दोनों चीज़ें ये एक साथ कर सकते हैं। और वैसे भी फ़ौज के इदारे के साथ एक बुग़्ज़ तो है इस ख़ानदान का। ये बूट पॉलिश भी कर रहे होते हैं तो इनके दिमाग में चल रहा होता है कि दोनों पैरों के तस्में आपस में बांध दो, ताकि ये बूट पॉलिश होने के बाद जब चलने लगे तो गिर जाए। तो ये हमेशा इस तरह की शरारतें करते हैं ये फैमिली के लोग। फ़ौज से एक बुग़्ज़ तो इनका है और हमेशा से है। यानी फ़ौजी यूनिफॉर्म देख के ऐसा लगता है कि इनको गुस्सा चढ़ता है। दूसरी जानिब जो है वो नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे पहले कौम, फिर नवाज शरीफ वापस आएंगे। मियाँ जावेद लतीफ़ कई मरतबा अनाउंस कर चुके हैं इससे पहले भी, और बाकी लोग भी, कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, लेकिन मियाँ साहब वापस आते नहीं हैं। टेक्निकल रीज़न है। यानी इस मुल्क के अंदर क्या अदालतें बंद हो जाएंगी? इस मुल्क का जो कानून है, जो आइन है, उसको फिर आग लगा दी जाए। फिर इस मुल्क के अंदर जो है वो तमाम दफातर, तमाम अदालतें, हर चीज़ ताला लगा दिया जाए। अगर नवाज शरीफ ने वापस आना है और अपने घर चले जाना है, या उनके लिए किसी जगह को सब जेल बना देना है और उनको प्रोटोकॉल वाली ज़िंदगी फराहम करनी है, तो फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। फिर तो अदालतों का, आइन का, कानून का, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो इस मुल्क के अंदर ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब, याद रखिएगा, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो मुल्ज़िम नहीं है, वो मुजरिम है। उनके ऊपर मुकदमा साबित हो चुका है और वो 2 जराइम की पादाश में अलग अलग, एक में 7 साल और एक में 10 साल कैद काट रहे हैं। मुजरिम है नवाज शरीफ साहब। तो वो वापस आएंगे तो उनको जेल ही जाना पड़ेगा। उनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए, मरीम को वापस लाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। और मरीम नवाज़ की वापसी के लिए जो हिकमत अमली बनाई जा रही है वो ये है कि इस्तकबाल की तैयारियां की जाएं, और हर MNA और MPA को कहा जा रहा है, जो उम्मीदवार हैं, जो टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको कहा जा रहा है कि आपने 500-500 और 1-1 हज़ार बंदा लेकर पहुंचना है। और साथ में जो है वो टारगेट दिया जा रहा है वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन को कि आपने भी मरीम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए ताबड़तोड़ कोशिश करनी है। और अगर पंजाब में निगरान हुकूमत अभी, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने आज ही अनाउंस करना है, और अगर नून लीग अपनी मर्ज़ी की निगरान हुकूमत बनवा लेती है तो उसको भी मरीम नवाज़ और बाद में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल मरीम साहब आ जाएँ या नवाज शरीफ साहब आ जाएँ, अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग जो हैं वो हकीकत जान चुके हैं। और लोगों की जो दुर्गत बनाई है इस PDM के इत्तेहाद ने, लोग अब कानों को हाथ लगाकर इनके जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। PMLN के अंदर इख्तलाफात जो है वो अब बज़ाहिर, पहले तो हम बातें कर रहे थे, कुछ खबरें आ रही थी, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर होती चली जा रही हैं। मिसाल के तौर पे जो क्वेटा के अंदर एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बात की है, मुफ्ता इस्माइल साहब ने बात की है, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने भी बात की है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि मौजूदा मुल्की हालात के ज़िम्मेदार सियासी क़यादत और एस्टेब्लिशमेंट है। यानी ये जब रिजीम चेंज ऑपरेशन के बारे में हम सब बात करते थे तो सारे कहते थे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी वो सियासतदान है जो पहले दिन से कहते थे
کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر، یعنی اسٹیبلشمنٹ جب تک مدد نہ دے تب تک حکومت تبدیل نہیں ہو سکتی، ان ہاؤس چینج نہیں آ سکتا. اور وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے اور بعد میں ان ہاؤس چینج آیا، جس کو ہم رجیم چینج آپریشن کہتے ہیں. آج اس بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں جو بات ہم کر رہے تھے کہ اس ملک میں حکومت کی تبدیلی ایسے نہیں ہوئی، اسٹیبلشمنٹ نے اس میں کردار ادا کیا تھا. تو شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہمارے سیاسی نظام میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ عوام کے مسائل حل کرے. آج سیاست اصل میں انتقام، گالیاں دینے اور ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا نام ہے. ہماری کوشش ہے کہ ایسے غیر سیاسی فورم پر ان مسائل کا حل عوام کے سامنے رکھا جائے. انہوں نے کہا کہ معیشت کے لیے کوئی معجزاتی حل نہیں ہے، ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور یہی سب کہہ رہے ہیں. ان حالات کے سیاسی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ سب ذمہ دار ہیں. یہاں اپنی جماعت اور حکومت کا دفاع کرنے نہیں آیا، لیکن پچھلے 20 سال کی خرابیوں کا ازالہ ہم اتنی جلدی نہیں کر سکتے. بہرحال، اور نواب زادہ لشکری رئیسانی نے کہا کہ ہم نے کوشش کر کے بلوچستان کے مسائل کو پاکستان کی سیاسی قیادت کے سامنے پیش کیا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ گوادر میں مولانا ہدایت الرحمان اور دیگر اسیروں کو رہا کر کے کیسز ختم کیے جائیں. اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، رجیم چینج آپریشن کی اب گواہی دینا شروع ہو گئے ہیں. دوسری جانب مفتاح اسماعیل صاحب، جن کے بارے میں کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ان کو نون لیگ سے نکالنے کی تیاری کی جا رہی ہے. شہباز شریف کے بیٹے نے ان کو جوکر قرار دیا ہے تھوڑے دن پہلے، اور جب مفتاح اسماعیل صاحب سے سوال کیا گیا کہ یہ سارا خاندان ہی اقتدار میں رہتا ہے تو وہ کافی کہکے لگا کر ہنستے رہے. تو مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل نے کہا کہ 4 ماہ تک فیصلہ نہ لینے سے معیشت کا نقصان ہوا، اور یہ فیصلہ کون نہیں لے رہا تھا؟ اسحاق ڈار. کون نہیں لینے دے رہا تھا؟ نواز شریف. IMF سے اب بات چیت شروع ہو گئی ہے. خوشائند ہے، 20 برسوں میں قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے. 51,000 ارب روپے قرض پہنچ چکا ہے. اس سال پاکستان کو 21 ارب ڈالر واپس کرنا ہے. بیوروکریسی اور سیاستدانوں میں اہلیت کا فقدان ہے. ہمیں پرائیویٹائزیشن کے قانون کو آسان کرنا ہوگا. اور پھر انہوں نے کہا عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. حکومت تعلیم اور صحت کے بجائے قرض کی قسط ادا کرے گی. قسطیں ادا کرنے کے لیے لوگوں کو مزید پیٹ کاٹنے کی گنجائش موجود نہیں ہے. یعنی وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ بہت پھنس گئے ہیں. اگر ملک ترقی کر رہا ہوتا، پاکستان میں پیسہ بن رہا ہوتا، ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو رہی ہوتی، ایکسپورٹس پاکستان کی بڑھ رہی ہوتی، ریمیٹنسز پاکستان میں آ رہے ہوتے، تو ایسی صورتحال کے اندر پاکستان قسطیں بھی ادا کر لیتا اور لوگوں کو زیادہ بوجھ بھی نہ اٹھانا پڑتا. اب سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جا رہا ہے. اور یہ PDM کی پھیلائی ہوئی بد اعتمادی ہے اور ان کے سہولت کاروں کی یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا ہے کہ پاکستان آج یہاں پہ پہنچا ہوا ہے بدقسمتی سے. دوسری جانب ابھی تک نگران وزیر اعظم کا اعلان نہیں ہوا. جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہو جائے، تو آپ اگلے ویلاگ میں سن لیں گے کہ کس کو بنایا گیا، کیوں بنایا گیا، اور ریزنز کیا ہیں. اس شخصیت کے بارے میں بھی سارا کچھ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے خبردار کر دیا ہے، کیونکہ دیکھیں جو 2 نام دیے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے، ان دونوں ناموں کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں آیا PDM کی جانب سے. یعنی 2 نام انہوں نے دیے اور دونوں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی اعتراض نہیں کر سکی PDM. انہوں نے نہیں کہا کہ یہ بندہ بہت برا ہے یا اس کے اندر یہ پرابلم ہے یا یہ بندہ نیوٹرل نہیں ہے، تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو 2 نام دیے PDM نے، ان میں سے ایک آصف علی زرداری کا بڑا خاص الخاص ہے، اور رجیم چینج آپریشن کے اندر اس نے پورا رول پلے کیا ہے، میڈیا ہاؤس کا آنر ہے محسن نقوی. اور دوسرا نام جو ہے وہ احد چیمہ، جو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جیل کاٹ چکے ہیں نیب میں، اور ان کے اوپر نیب میں کرپشن کے الزامات ہیں. اب یہ جو 2 لوگ ہیں یہ انتہائی کنٹروورشل ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں جو پنجاب میں حکومت ختم ہوئی ہے اس کی رائے ہے کہ یہ غیر جانبدار نہیں رہیں گے، بلکہ جانبداری کے ساتھ PDM کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. PDM نے 2 ناموں کے اوپر اعتراض نہیں کیا، جبکہ PDM کے دونوں ناموں کے اوپر اعتراض آ گیا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جن ناموں کے اوپر اعتراض نہیں آیا ان میں سے کسی ایک کو بنایا جائے. لیکن اگر نہیں بناتے تو پھر کیا ہوگا؟ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب میرٹ پر نہ ہوا تو قانونی چارہ جوئی اور احتجاج ہوگا، یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنے فرنٹ مین کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کروانے کے لیے تمام تر طاقت استعمال کی جا رہی ہے. اگر تقرر میرٹ پر نہیں کیا گیا تو قانونی چارہ جوئی اور شدید احتجاج کیا جائے گا. نگران وزیر اعلیٰ پر ڈنڈی ماری گئی تو پنجاب الیکشن کا قبرستان بن جائے گا، یہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کی جیب کی گھڑی
گیم چینجروں کے ہاتھ کی چھڑی الیکشن سلیکشن میں بدل دے گی. اور یہ واقعی بڑی خطرناک صورتحال ہوگی کہ وہ سارا کا سارا نظام ایک وزیر اعلیٰ کنٹرول کرتا ہے تو وہ پورے الیکشن کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرے گا. بہرحال دیکھتے ہیں، فیصلہ آ جائے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.